कार्यरत हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना लेक्चर चालू करते हुए महाविद्यालय की छात्राओं को अपने उससे अवगत कराएं, अनुभव से। धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं महाविद्यालय परिवार का आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस एक बहुत ही, जो कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों से लेकर हर एक विभाग में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, जिस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, मिशन शक्ति के अंतर्गत कॉलेज की छात्राओं को प्रशिक्षित करने के लिए मुझे योग्य समझा और आमंत्रित किया। इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। अब विषय पे आते हुए मैं बोलना चाहूँगा बच्चों के लिए कि सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी होना जरूरी है। WHO का जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है या स्वास्थ्य क्या है उसको आपको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है बेसिक फिटनेस और स्पोर्ट्स फिटनेस, इन सब कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और फिर उसके बाद आना होता है आपको एक स्पेसिफिक, जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एक जोक नहीं है जिसको आप सीधे आप जाके पहुंच सकते हैं। जब तक आपके पास फिटनेस नहीं है, जब तक आप हेल्दी नहीं है, तब तक आप फिटनेस नहीं डेवलप कर सकते हैं। और जब तक आप फिटनेस नहीं डेवलप कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक ट्रेनिंग एज लाइक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, ताइक्वांडो ट्रेनिंग, जूडो, ये सब में एंटर करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। इवन स्पोर्ट्स में सेम प्रिंसिपल लागू होता है कि आपको पहले हेल्दी होना है, फिट होना है, फिर जाके मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना है। तो हेल्थ के लिए जैसा कि WHO ने परिभाषा दिया है कि हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटीज, बट इट इज द वेल बीइंग ऑफ फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। बीमारियों से मुक्ति ही हमारा स्वास्थ्य नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि मैं बीमारियों से मुक्त हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, तो वो नहीं है। जब तक हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने समाज को और अपनी भावनाओं को और अपनी आध्यात्मिकता को इससे परिपूर्ण, इससे स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं माने जाते हैं। तो इस WHO के हेल्थ की परिभाषा को समझते हुए आप सभी बच्चों को सबसे पहले अपनी जीवन दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को परिवर्तित करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको प्रतिदिन निश्चय करना है कि कब उठना है, उठने का टाइम। इवन हमारा शरीर, ये शरीर ऐसे ही नहीं परफॉर्म करता है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर आधारित परफॉर्मेंस देता है। जैसे सुबह उठने का टाइम, नाश्ते का टाइम, नहाने का टाइम, खाने का टाइम, कॉलेज जाके पढ़ने का टाइम, कॉलेज से आने का टाइम, शाम को खेलने का टाइम, इवनिंग में पढ़ने का टाइम, रात को सोने का टाइम, ये जब तक इस पे आप टाइम बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपने को हेल्थ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ योर बॉडी, उसको समझना है और उसके अनुरूप व्यवहार करना है। दूसरा आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट, हमें 6 तत्वों की जरूरत पड़ती है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। इन सभी से मिश्रित युक्त परिपूर्ण भोजन हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक छात्र होने के लिए, एक छात्र होते हुए आपको इन सभी को, उसके लिए आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में एक विशेष क्लास होगी, तभी समझाया जा सकता है कि फूड पैटर्न में आपको कौन से फूड खाना है, जिससे आपको क्या लाभ होंगे। तो आपको उस फूड पैटर्न की अलग क्लास होगी। सेकेंड आता है जस्ट बेसिक फिटनेस। जब तक आपकी बेसिक फिटनेस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप हेल्दी हैं, हेल्थ एंड फिटनेस दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्दी हैं, आप एवरीथिंग एंजॉय कर रहे हैं, सोशली एंजॉय कर रहे हैं, आप इमोशनली एंजॉय कर रहे हैं, फिजिकली एंजॉय कर रहे हैं और स्पिरिचुअली। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जंप कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप क्विक मूवमेंट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप बैलेंस बना सकते हो।
फिटनेस अलग कॉन्सेप्ट है। फिटनेस क्या है? आपका स्ट्रेंथ है, बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। हर बॉडी की एक अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। जिम करने वाले जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है। एक नॉर्मल जो घर पे काम करते हैं लोग, उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है। तो जैसा एज पर बॉडी इन्वॉल्वमेंट, जैसा हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और जितना हम वेट बियर करते हैं, जितने भी हम वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होती है। स्पीड चाहिए होती है फिटनेस के लिए। स्पीड, जब तक आपके पास स्पीड नहीं है, आप अपने बॉडी को उतनी गति से मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। और जब तक आप मूवमेंट नहीं करा सकते हैं तो मार्शल आर्ट के जो स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसका कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। आपको एंड्योरेंस चाहिए होता है। ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी कंपटीशन हो या कोई इवन आपको सेफ्टी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए आपको लड़ना है, तो उसमें भी एंड्योरेंस की जरूरत होती है। जब तक आप लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, आपके शरीर कोई भी विशेष ट्रेनिंग नहीं ले सकती है। बैलेंस की जरूरत होती है। बैलेंस जब तक बॉडी का नहीं होता है, कोई भी आपको धक्का मारकर गिरा सकता है। बॉडी का बैलेंस जरूरी होता है बनाने के लिए। तो जब आप इन दोनों को, हेल्थ एंड बेसिक फिटनेस प्राप्त कर लेते हैं, तब आता है आपको कि एक स्पेसिफिक टेक्निक की सीखने की। जैसे फॉर एग्जांपल मार्शल आर्ट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स को अगर आप सीखती हैं तो वो आपको समाज में जो हो रही हिंसा है, जो दुर्भावना है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आज की इस क्लास के लिए मैं एक दिल्ली पुलिस का मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का एक वीडियो है, जिसको मैं शेयर करते हुए उस पर चर्चा करना चाहूँगा। और इसी क्रम में मैं उस वीडियो को आप लोगों के लिए लाता हूँ। ये वीडियो देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर, हम देख पा रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यानी आत्मरक्षा के लिए सबसे पहले हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरत। वीडियो की आवाज आ रही सर? आ रही है पर कम है, आ रही है। मैं उसको बढ़ा देता हूँ। जी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सकती है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज से। सबसे पहले आर्म्स एक्सरसाइज। अपने दाएं हाथ को बाहर की ओर खींचें और उंगलियों को अंदर की ओर दबाएं। यही प्रक्रिया ही। हाँ, मोर स्पेशली इसमें जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है वो क्या है? जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। कोई भी आप वर्कआउट करने जाते हैं, कोई भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो आपको आपके बॉडी को एक थोड़ी सी गर्माहट में लाने की जरूरत होती है। आपके जॉइंट्स को खुलने की जरूरत होती है। जब तक, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। ठीक सर। जब तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऊंचा नहीं हो जाता है, जब तक हमारे जॉइंट्स फ्री नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारे सारे जॉइंट, चाहे वो कलाई का जॉइंट्स हो, चाहे वो एल्बो का जॉइंट हो, चाहे वो शोल्डर का जॉइंट हो, इसी तरीके से इसी क्रम में ये जो बच्ची एक्सरसाइज कर रही है, ये लड़की, वो अपने कलाई की जो जॉइंट्स है उसमें स्ट्रेच कर रही है। उसमें स्ट्रेच करने से क्या होता है? उसको बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम मूवमेंट लेने का। अगर दो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, एक ये और एक उल्टे हाथ, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आपकी जितनी अंगुलियां हैं उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती हैं और आपकी कलाई होती है उसकी स्ट्रेचिंग होती है। लेकिन इसे करने से पहले एट लीस्ट आपको 1 किलोमीटर, अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप जॉगिंग की जगह वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप वॉकिंग या जॉगिंग करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को ऊपर लाना है और उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, और ये एवरीडे का होता है। तो और जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो टो से लेकर, टो मीन्स पैर के अंगूठे से लेकर सर तक होती है, सर के ऊपर तक। तो इसमें इसी क्रम में कुछ ये एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग देखकर कुछ सीखिए। की ओर करें
और फिर बाएं हाथ से दोहराएं। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के सहारे दाईं ओर ले जाएं और कोहनी को अंदर की ओर दबाएं। प्रक्रिया दाएं हाथ से दोहराएं। अपने दाएं हाथ को सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं और बाएं हाथ से कोहनी को अंदर की ओर दबाएं। ये देखिए, मैंने कहा था हर एक जॉइंट्स को, जैसा कि इस स्ट्रेच में क्या है, शोल्डर जॉइंट जो आपके कंधे की जोड़ है उसमें अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया बाएं हाथ से दोहराएं। अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा और दाएं हाथ को, हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ में कुल 33 हड्डियां होती हैं। उन 33 हड्डियों में स्ट्रेचिंग के लिए, उनमें मूवमेंट के लिए हमें ये एक्सरसाइज कराई जाती है। कमर पर रख दाईं ओर झुकें। यही प्रक्रिया दाएं हाथ से दोहराएं। एक्सरसाइज, दोनों हाथ कमर पर रखें और कमर को बाहर, कमर पर जो जोड़ होता है उसमें जो वर्टेब्रल कॉलम मींस रीढ़ की हड्डी आके जुड़ती है, उसका सर्कुलर रूप में जब मूवमेंट करते हैं तब उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वहां पे जो जॉइंट होता है होती है। और दाएं से बाएं घुमाएं। यही प्रक्रिया बाएं से दाएं दोहराएं। हैमस्ट्रिंग एंड काफ एक्सरसाइज, शरीर का भार थाइस पर रखते हुए दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ें और संतुलन बनाए रखें। फिर हाथों को पांव के पीछे ले जाकर एड़ी को पकड़ें और संतुलन बनाएं। अब दाएं पांव को मजबूती से जमीन पर टिकाएं और बाएं पांव को खींचते हुए साइड स्ट्रेच करें। यही प्रक्रिया बाएं पांव से। ये अभी देखिए जो लेग की, चूंकि लेग इन्वॉल्वमेंट हमारे ज्यादातर मूवमेंट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है लेग का, तो लेग की जितनी मांसपेशियां हैं और लेग का जो घुटने का जो जोड़ है उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तभी हम अपना मैक्सिमम मूवमेंट दे सकते हैं। और हमारी मांसपेशियां जब लचीली होंगी तो ही वो क्विक मूवमेंट दे पाएंगी। ये टोटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिससे आपके बॉडी की लचीलापन बढ़ता है। प्रक्रिया बाईं ओर दोहराएं। और अंत में मांसपेशियों को आराम दें। बीते वक्त में दिल्ली पुलिस ने स्टडी की। ये टोटल ऑफ वार्मिंग अप एक्सरसाइज में था। किसी भी ट्रेनिंग के पहले इतनी वार्म अप जरूरी है। कुछ ऐसी खास सिचुएशंस जिनमें अमूमन लड़कियों पर हमला होता है, ऐसे में कैसे अपना बचाव करना है, इस वीडियो के जरिए हम यही सीखेंगे। अगर कोई अपने दोनों हाथों से आपकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ ले, तो अपने दूसरे हाथ के सहारे कलाई को अपनी ओर खींचे और हाथ छूटते ही हमलावर की कलाई को पकड़कर उसके घुटने के पीछे वाले जोड़ पर एड़ी से वार करें। इससे हमलावर गिर जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या हुआ है कि किसी लड़की का कोई छेड़खानी वाला लड़का हाथ पकड़ता है,
तो जब कोई अगर एक हाथ आपका पकड़ता है और आप एक हाथ से खींचते हैं तो उतनी पावर नहीं डेवलप होती है। जब आप उसमें दूसरा हाथ इन्वॉल्व कर लेते हैं और दोनों हाथों से आप खींचते हैं तो आप किसी के भी बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप एक हाथ लगाते हैं तो आपके एक हाथ से एक हाथ की पावर आती है, लेकिन अगर आप दूसरा हाथ उसमें ज्वाइंट कर लेते हैं तो उसमें आपकी पावर बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप स्नेचर को खींचकर गिरा देना है और एड़ी से उसकी पसलियों पर चोट करना है। मैं इसको थोड़ा पीछे से करके फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। की कलाई को उसके घुटने के पीछे वार आएगा, फिर एड़ी से उसकी पसलियों पर वार करें। किसी के भी घुटने पर कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, किसी के भी घुटने पर, घुटने के जॉइंट पर अगर आप पीछे से किक कर देते हैं पैर से तो ये श्योर है कि वो व्यक्ति गिर जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। और गिरने के बाद आप इस तरह से उस पर हमला कर सकते हैं अपने एड़ियों से, क्योंकि एड़ियों में ही, एड़ी पर ही सबसे गहराई तक हमारी बोन्स पहुंचती हैं, हड्डियां, और हड्डियां ही हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा है। अगर उस एड़ी से हम हमला करते हैं तो सामने वाले को मैक्सिमम चोट पहुंचती है, हमलावर धराशायी हो जाएगा। बैग स्नैचिंग हमेशा लड़कियों के लिए एक बड़ा खतरा होता है, मगर अब नहीं। अब की बार अगर कोई आपका बैग छीनने की कोशिश करे तो ये जरूर याद रखें, जैसे ही आपका बैग खींचे अपनी कोहनी को मोड़ लें ताकि बैग बाहर ना जाए। फिर बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। उसके बाद विपरीत दिशा में आगे बढ़े हुए पांव को घुमाकर घुटने पर मारें और उस पर लगातार दबाव डालें। दर्द के कारण वो बैग छोड़ देगा। अगर देखा जाए तो बैग स्नैचिंग बहुत ही कॉमन है। अगर आप इस स्ट्रेटजी का फायदा यूज करते हैं तो आप किसी को भी चकमा दे सकते हैं। हमारे खतरा नहीं होता, कई बार हमारा हथियार भी होता है। ऑटो रिक्शा हायर करते वक्त हमेशा रास्ते का ख्याल रखें। अगर ऑटो चालक बदनियती से गलत रास्ते से ले जाने का प्रयास करे या शॉर्टकट बताकर गुमराह करे तो ऑटो को तुरंत रुकवाएं। बात न मानने पर चालक का कॉलर पकड़कर पीछे की ओर खींचे और अगर फिर भी वो ऑटो न रुके तो अपने स्कार्फ, दुपट्टा या हैंडबैग को उसके गले में डालकर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचे। गले पर पड़े दबाव के कारण उसे ऑटो रोकना ही पड़ेगा। जब हमलावर लड़की को चोट पहुंचाना चाहता है तो वो उसके बाल खींचता है, लेकिन ऐसे में भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। जब कोई बाल खींचकर हमला करे तो हमलावर की हथेली पूरी तरह से सिर पर चिपका लें ताकि आपके बाल ना खींचे। अपना एक पाँव पीछे खींचते हुए नीचे की ओर बैठे ताकि कलाई पूरी तरह से मुड़ जाए। कलाई को सामने की तरफ दबाएं और उसकी ठोड़ी पर लात मारें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। जब कोई अचानक हमें पीछे से पकड़ता है तो हमारे दोनों हाथ बंध जाते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ खुले रह जाएं तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस के लिए अपने खुले हाथों का सहारा लें। पहले अपनी एड़ी से उसके पैर पर चोट करें, फिर पूरी ताकत के साथ अपनी कोहनी से उसके मुंह पर वार करें ताकि आप हमलावर की पकड़ से छूट जाएं। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, कितनी अच्छी टेक्निक थी। अगर आप
अपने एड़ी से किसी के भी पैर की अंगुलियों पे पैर पटक देते हैं तो उसे इतना तेज दर्द होगा कि वो अपना पूरा संतुलन खो देगा। ऐसी स्थिति में आप अपने एल्बो से, जो कि हमारे हाथ का सबसे मजबूत हिस्सा है हमला करने का, उससे जाकर आप हमला कर सकते हैं उसके ऊपर। तो बसेस में लड़कियों के साथ छेड़खानी के काफी मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्क्वाड टीम यानी स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स किसी भी बस में लगातार सरप्राइज चेकिंग के लिए जाती हैं, पर फिर भी हर बस में हर वक्त वो हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन हर वक्त जो हमारे साथ हो सकती है वो है हमारी सेल्फ डिफेंस टेक्निक। बस में सफर करते हुए अगर कोई आपको छेड़े और कमर पर छूने का प्रयास करे, तो जिस तरफ से मन चला आपकी कमर पर छुए उसकी विपरीत दिशा के अपने हाथ से उसके हाथ को कसकर पकड़े और दूसरे हाथ की कोहनी से उसके चेहरे पर तेजी से वार करें। फिर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाएं और उसे पीछे की ओर धकेलकर अपने घुटने से उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी नाजुक अंग पर वार करें। ऐसे आघात से वो खड़ा नहीं रह पाएगा। बच्चों, छेड़खानी ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है। कोई भी अगर आपके साथ जरा सी भी बदतमीजी करता है तो उसे आप सख्त शब्दों में तुरंत मना करें, जितने सख्त शब्दों में है। और अगर नहीं मानता है तो फिर आप अपने फिटनेस का, अपने टेक्निक्स का यूज करके, जैसा कि इसमें दिखाया है कि उसको उसके हाथ को पकड़कर यहाँ पर फिर से उसने एल्बो से ही हमला किया। एल्बो जो कि सबसे सख्त होता है हमला करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से इन टेक्निक्स का अभ्यास करना होगा। सर, अगर समय है तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं या यहीं पे स्टॉप कर दूं? आप जो है कंटिन्यू रखिए, हमारे पास समय काफी है। आप पूरा हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को अपनी जो जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, उसे कंटिन्यू रखिए प्लीज। हाँ सर, ये तो क्योंकि एक तरह से भौतिक प्रशिक्षण नहीं है, ये केवल लेक्चर और वीडियो के माध्यम से है। जब तक ये भौतिक प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक ये मैक्सिमम लाभ नहीं उठा सकते हैं। आए दिन हम लड़कियों को टीजिंग का सामना करना पड़ता है। धक्के के बहाने कभी कोई आगे से छूकर निकलने की कोशिश करता है तो कभी कोई पीछे से टच करता है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हम लड़कियों में चुप रहकर भी जवाब देने की ताकत है। अगर कोई मन चला आपको सामने से छूकर निकलने की कोशिश करे तो तुरंत पीछे से उसके कॉलर को पकड़े और अपनी ओर खींचे, इससे वो पीछे की ओर झुक जाएगा। फिर उसका जो पांव आपके नजदीक हो उस घुटने के जोड़ पर अपनी एड़ी से प्रहार करें। स्वाभाविक वो नीचे गिर जाएगा। फिर अपनी एड़ी से उसके पेट पर प्रहार करें। इससे बच्चों, मार्शल आर्ट में मोस्ट जो कॉमन थिंग है ध्यान देने वाली, कि अपोनेंट को जब भी गिराना है उसके घुटने के पीछे आपको पैरों से किक करना है। अगर आपने सही तरीके से घुटने के पीछे से किक कर दिया तो कितना भी बड़ा पहलवान हो वो जमीन पे धराशायी होकर गिर जाएगा। मन चला धराशायी हो जाएगा। बहाने से छूने की अगर यही हरकत पीठ पीछे से की जाए, then here is the defense.
अगर कोई बच्चा आपको पीछे से छूने का प्रयास करे तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर ब्लॉक बनाएं और पूरी ताकत से बच्चे के पेट पर वार करें। स्वाभाविक ही वो नीचे की ओर झुक जाएगा। नहीं, आप आराम से मैडम, आपका फिर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पर पकड़ बनाएं और तेजी से उसे आगे की ओर पटक दें। उसके बाद मंचले के जबड़े पर शानदार मुक्का मारें। हमारा ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों अगर इसको वीडियो के साथ अगर हम प्रैक्टिकली मैदान में हों और इसका अभ्यास करें, लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है। इन फ्यूचर मैं वीडियो सर को शेयर करूंगा और चाहूंगा कि सर आप सभी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने में, इन सब सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए आप लोगों को सक्षम बनाएं और आगे बढ़ाएं। समाज लगातार विकास कर रहा है, इसीलिए जगह जगह पर फ्लाईओवर्स, बेसमेंट पार्किंग्स और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम से गुजरना एक चुनी जगह पर अचानक पीछे से आप पर हमला करे और आपका हाथ मोड़कर सिर्फ दीवार पर दबा दे, तो ऐसे में अपने खुले हाथ का सहारा लें और उसे घुमाकर हमलावर के हाथों पर वार करें ताकि आप उसकी पकड़ से छूट जाएं। उसके बाद हाथ की हथेली अंदरूनी किनारे से उसकी गर्दन पर वार करें। ध्यान दें, आपकी जगह पर कोई अंगूठा अंदर। मार्शल आर्ट में जितने भी अटैक्स बताए जाते हैं बच्चों, वो शरीर के सबसे नाजुक अंगों पे बताए जाते हैं, जैसे कि गर्दन। जब भी हम अपने हाथ से चाहे अपोजिट साइड से या राइट साइड से अटैक करते हैं तो हमेशा नाजुक अंगों पे करते हैं। गर्दन हमारे शरीर का एक और नाजुक अंग है। किसी के भी गर्दन पे आप अगर हमला करते हैं तो वो काफी कमजोर पड़ जाता है। और मुड़ा हो, फिर अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके जबड़े और गर्दन के बीच वाले भाग पर चोट मारे। इस वार के बाद हमलावर गिर कर उठ नहीं पाएगा। तन को ढकने वाले कपड़े हर लड़की का स्वागत। विपरीत हाथ की उंगलियों को कोशिश करें तो अपने विपरीत हाथ की उंगलियों को हमलावर की मुट्ठी में फंसा दें। फिर दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए हमलावर की कलाई मोड़ दें, जिससे वो दर्द के कारण नीचे झुक जाए। फिर अपने पांव को उसके हाथ के ऊपर से ले जाकर हमलावर की कलाई लगातार मोड़े ताकि वो करा कर गिर जाए। अगर एक की जगह दोनों हाथों से कॉलर पकड़ लिया जाए, then this is the way to defend. अगर कोई सामने से दोनों हाथों से आपके कॉलर को पकड़े, ऐसे में हमलावर के दोनों हाथों के ऊपर से अपना एक हाथ उठाकर उसकी कोहनी के जोड़ पर वार करें और हमलावर की पकड़ छूटते ही उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी नाजुक अंग पर वार करें और उसे दूर धकेल दें। कुदरत की दी खूबसूरती हर लड़की के लिए वरदान है और अगर कोई इसे अभिशाप बनाने की कोशिश करे तो उसे कुदरत का दिया साहस हर लड़की की ताकत है। अगर कोई जबरदस्ती आपको दीवार की ओर दबाकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपनी हथेली से उसकी ठोड़ी को दूर धकेलें ताकि उसका चेहरा आपके चेहरे से। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया है। दूसरे हाथ का पहले उसके वार का दें।
अगर हेलो, हेलो जी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। कोई बात नहीं, वो टेक्निकली प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू कीजिए। चोट करें, इससे उसका सिर झन्ना जाएगा। फिर उसकी आंखों हथेली से उसकी हर लड़की की ताकत है। अगर कोई जबरदस्ती आपको दीवार की ओर दबाकर आप पर हावी होने की कोशिश करे, तो सबसे पहले अपनी हथेली से उसकी ठोड़ी को दूर धकेलें, ताकि उसका चेहरा आपके चेहरे से दूर हो जाए। फिर अपने दोनों हाथों की हथेली से उसके कानों पर पूरी ताकत से चोट करें, इससे उसका सिर झन्ना जाएगा। फिर उसकी आंखों में उंगलियां डालकर पूरी तरह से उसका संतुलन बिगाड़ दें और अपने पांव से उसे दूर धकेलकर जल्दी वहां से चले जाएं। अपने बचाव में जब हम हाथ उठाते हैं तो हमलावर का रिएक्शन भी सामने आ सकता है। ऐसे रिएक्शन से डील करना भी सेल्फ डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई अचानक आपका हाथ पकड़ ले, तो अपनी कलाई को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बदमाश की कलाई पर झटका दें। इससे आपका हाथ छूट जाएगा। और अगर बदमाश आक्रामक होने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसके वार से बचें। सर वीडियो नजर नहीं आ रहा है, के बीच के भाग से वीडियो नहीं चल रहा है, आप जरा एक बार देख लीजिए। ऑडियो सर, ऑडियो ऑडियो तो आ रहा है सुनाई, लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है, स्क्रीन आ रही है केवल। ठीक सर, ठीक सर। आपका हाथ पकड़ ले, तो अपनी कलाई को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बदमाश की कलाई पर झटका दें और वहां से चले जाएं। हथियार से अगर चेहरे पर वार हो तो उससे भी बचा जा सकता है। जब कोई चेहरे पर किसी तेज धार हथियार से हमला करे तो सर अभी वीडियो दिख रहा है? वीडियो नहीं चल रहा है, ऑडियो नजर आ रहा है केवल। ऑडियो वीडियो नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर। वीडियो जरा आप सही से ऑन कीजिए, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। बचाते हुए एक हाथ से हथियार को ब्लॉक कर दें, फिर दूसरे हाथ को हमलावर के हाथ के अंदर से ले जाकर उसे जकड़ लें ताकि एक मजबूत हैंड लॉक बने। फिर हैंड लॉक को सामने कुछ दिक्कत हो गई है सर। आप आराम से उसे ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी बच्चों, तो अभी थोड़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सर। ओके सर।
कलाई और कुप। सर वीडियो दिख रहा है अभी? नजर नहीं आ रहा है, वीडियो स्क्रीन नजर आ रही है केवल आपकी। नहीं सर, अभी साउंड मैंने बंद कर रखा है। नहीं, आपकी केवल स्क्रीन नजर आ रही है, वीडियो जो चलना चाहिए उसे फुल स्क्रीन कीजिए आप, तब चलेगा वो। मतलब ये स्क्रीन छोटी स्क्रीन नजर आ रही है, फुल स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। आपके जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो नजर आ रही है। उनके बीच के भाग अभी से सर? उसके अगले वार को रोके। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही ऑडियो। हाथ से वार रोके वीडियो नहीं आ उसके रही। विपरीत पांव को आगे ऑडियो तो आपकी नजर आ रही है, ऑडियो सुनाई दे रही है, लेकिन वो वीडियो नहीं चल रही है। अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर पहले तो सही चल रही थी। बदमाश आक्रामक होने की कोशिश करे। अभी सर सो रहा है? नहीं, शो नहीं हो रहा है सर, पहले सही चल रही थी एकदम, कुछ प्रॉब्लम है शायद टेक्निकली। लास्ट वाला वीडियो है। कलाई पर झटका दें। अभी सर नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ दिक्कत हो गई है लग रहा है। या तो मैं डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हूँ सर। हाँ हो जाइए। हम्म। हाँ ऐसे ही कर लीजिए, तब शायद आ जाए। अभी जुड़ रहे हैं वो सर। यस सर। धर्मेंद्र जी आप ही बता दीजिए कुछ जब तक सर जुड़ रहे हैं जब तक। और वहां से चले अभी दिख रहा है सर? हाँ सर, अब से दिख रहा है सर, अब ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, अब ठीक है सर। जाएं। हथियार से अगर चेहरे पर वार हो तो उससे भी बचा जा सकता है। जब कोई चेहरे पर किसी तेज धार हथियार से हमला करे तो बच्चों कोई भी आप पे हमला करता है किसी भी चीज से, सबसे आपका सेफ्टी पॉइंट होता है आपका रोकने का ये एल्बो, रेडियस अल्ना जो बोन होती है, ये दोनों ये सबसे मजबूत पड़ेगी आपका रोकने के लिए आपके शरीर के अन्य हिस्सों से। हमला करे, अपने हाथ से हमला करे तो सबसे पहले इसको बिना डरे आप आगे करो, इसके आगे कोई कुछ नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले कोई भी हमला रोकने का यही है कि आप अपने एल्बो को आगे लाओ। सबसे पहले
अपने चेहरे को बचाते हुए एक हाथ से हथियार को ब्लॉक कर दें। फिर दूसरे हाथ को हमलावर के हाथ के अंदर से ले जाकर उसे जकड़ लें ताकि एक मजबूत हैंडलॉक बने। फिर हैंडलॉक को सामने की ओर दबाएं। इससे हमलावर के जोड़ों पर दबाव पड़ेगा। साथ ही अपने पांव से हमलावर के पांव को खिसकाकर उसे नीचे गिरा दें। फिर आप उसी के हथियार से उसको आहत कर अपना बचाव कर सकते हैं। मार्शल आर्ट का बच्चों एक फार्मूला है और इवन वो स्पोर्ट्स का है कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर कोई आप पर हमला करता है तो उससे बचाव करने और भागने में आप कम सुरक्षित हैं, बल्कि आप उससे लड़ते हुए बचाव करने में उस पर हमला करते हुए। जब आप उससे बचाव करते हुए उस पर हमला कर देंगे तो वो सामने वाला हमला करना छोड़कर अपना बचाव करना शुरू कर देगा। हम लड़कियों के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए सफर करते हुए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ऑटो रिक्शा में जाते हुए कभी कुछ अजनबी लोग अगर जबरन आपके वाहन को रोककर उस पे बैठ जाए और आप उनके बीच में फंसे हो, तो अपनी हेयर पे यानी बालों में लगाने वाली सुई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और हेयर पिन निकाल कर हाथों की पूरी तेजी से उनके जाड़ और गर्दन के बीच के भाग पर मारें। कोई भी हमला अगर आप ये इस तरह का हमला अगर उनके हाथों पे करते हैं, पीठ पे करते हैं, पेट पे करते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप उसकी गर्दन पे कर देते हैं तो ये तो श्योर है कि उससे इतनी पीड़ा होगी कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी कोई भी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। बाहर की तरफ बैठे व्यक्ति के चेहरे पर दबाव डालकर उसे बाहर की तरफ धकेलें और तुरंत वहां से भाग जाएं। कई बार हमलावर अपने आदेश में हिंसा का रूप ले लेता है। ऐसे हालात में हमें खुद पर अपने भरोसे को कायम रखना है। अगर कोई जबरदस्ती आपको बंदिश में ले और गला दबाने की कोशिश करे तो अपने दोनों हाथों को हमलावर के हाथों के बीच से जोड़िए। फिर जुड़े हुए हाथों को पूरी तेजी से दोनों तरफ खोलिए। इससे हमलावर की पकड़ तुरंत छूट जाएगी। इसके बाद हाथों की हथेली से उसके कानों पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। इससे हमलावर का सिर झुका जाएगा। फिर उसकी उंगलियों को गाड़ दें और उसका संतुलन बिगड़ दें। अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर पकड़ बनाकर हमलावर का वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धकेलें। फिर फुर्ती से उठे और हमलावर की गर्दन पर झटका दें। झटके का दर्द उसे उठने नहीं देगा। सर और ये जबड़े पर अगर आप हाथ लगाकर किसी को भी किसी भी दिशा में बहुत आसानी से मोड़ सकते हैं। अगर इस पर आपकी पकड़ हो गई तो आप जिस दिशा में उसको घुमाएंगे उस दिशा में वो ऑटोमेटिक घूमता जाएगा। किडनैपिंग यानी अपहरण की स्थिति में किसी को भी एक से ज्यादा व्यक्तियों का साथ। सर इसके आगे एक और वीडियो है, वो काफी लंबा खींच जाएगा। फिर किसी और दिन सिमंगल जी किसी और दिन आप कर दीजिएगा वो। तो सबसे इसमें मैं थोड़ा 2 लाइन और ऐड करना चाहूंगा। सबसे जरूरी है, मैंने शुरू में ही कहा था, आपका हेल्थ। और हेल्थ आपके अवेयरनेस लाइफस्टाइल के प्रति अवेयरनेस, खान पान के प्रति अवेयरनेस से आएगी। अगर आप नियमित उठना, सोना, खाना पीना और दिनचर्या, ये नहीं है कि दिन में आप किसी न किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहिए और डेली रूटीन में 30 मिनट एक्सरसाइज, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप बैडमिंटन खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए,
वॉलीबॉल खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, आप खेल सकते हैं। आप सुबह जॉगिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिनिमम आप 30 मिनट इस रूटीन को फॉलो करते हुए और न्यूट्रिशियस भोजन लेकर आप अपने अच्छे हेल्थ को गेन कर सकते हैं। जब आप हेल्थ गेन कर लेते हैं, बेसिक फिटनेस गेन कर लेते हैं, तो इन टेक्निक्स का नियमित, ये तो आपको सैद्धांतिक था जो कि वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से आपको बताया जा सकता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में इसका बहुत कम महत्व है। जब तक आप उसे रियल में परफॉर्म नहीं करते हैं, जब तक वो मूवमेंट आप नहीं करते हो पंच का, तब तक आप पंच नहीं कर सकते हो। पंच का आप 1000 बार आप इस तरह से मूवमेंट करोगे, तब जाके आपको पंच की परफेक्टनेस आती है। उसी तरह ये जितने टेक्निक्स हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही इसमें परफेक्शन आ सकता है। आप नियमित रूप से अपने दिनचर्या में इसको शामिल करके अपने को मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह सर का और पूरे महाविद्यालय परिवार का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया मेरे पास जो भी है उसे प्रस्तुत करने का। धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। हमारे जो छात्राएं हैं उनका कोई भी क्वेश्चंस है, प्रश्न है, तो वो सर से पूछ सकती हैं। उसके अलावा मेरे 1-2 क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि मैं छात्राओं के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं सर। जैसे कि आपने बताया कि खान पान एक बहुत अहम जरूरी चीज है, तो उसमें जो है छात्राएं किस तरह का भोजन लें, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि कौन सा भोजन पौष्टिक है, कौन सा उनके शरीर के लिए सही है। तो मतलब प्रोटीन के लिए वो क्या लें, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लें, और फैट्स के लिए मतलब क्या क्या और कितने अमाउंट में लें, ये बात अगर आप थोड़ा सा बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जंक फूड का टाइम इस तरह से है कि बच्चे जो है चाउमीन, बर्गर और आपका जो है मोमोज और चिली पोटैटोज और पता नहीं क्या क्या जो चले हुए हैं उन सबको खाते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें जो है भरपूर पोषण और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से उनके शरीर कमजोर रह जाते हैं। दूध भी नहीं पीती हैं लड़कियां, और खाना भी सही ढंग से नहीं खाती हैं। तो खाने में क्या क्या चीजें लें जिससे जो है भरपूर पोषण उन्हें मिले और वो स्वस्थ बनी रहें, स्वस्थ और उनका शरीर मजबूत बना रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर प्लीज। सर एक पीपीटी है, उसके माध्यम से बताएं कि बिल्कुल शॉर्ट में बताएं। वो तो फिर किसी और दिन हाँ, और समय से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे बच्चे। हाँ, तो उसको कभी अगर कभी मुझे आमंत्रित करते हैं, उस पर एक डिटेल क्लास में हाफ एन आवर की बहुत अच्छे से ले सकता हूँ। मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से बताना चाहूँगा कि हम भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन जितनी भी दालें हैं, अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, जितनी भी दालें हैं उसमें प्रोटीन बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। तो एक बच्चा जो प्रतिदिन एटलीस्ट 90 ग्राम, जो मिनिमम बताया गया है, 90 ग्राम एक बच्चे को, ग्रोइंग बच्चे को, उसे 120 या 130 कर सकते हैं जिनका विकास हो रहा है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जो सामान्य रूटीन वर्क कर रहा है, उसे 90 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब उसे 90 ग्राम दाल खाना है अगर उसे एक अच्छा डेवलपमेंट लेना है, डेवलप करना है। दाल एक स्रोत है, कई प्रकार की दालें होती है, मैंने अभी बताया है। उसके बाद एक मुख्य स्रोत है अंडा। अंडे में भी काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत प्रचुर, और मुख्य रूप से उसका जो पीला भाग होता है जिसे हम जर्दी कहते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीट, प्रोटीन क्या होता है कि मीट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मीट जो होती है, मसल्स, मांस होता है या मछली होती है, वो पूर्ण रूप से प्रोटीन ही होती है, उसमें अन्य चीजें नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रोटीन होती हैं। तो अगर हम मीट का भी यूज करते हैं तो हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिल जाती है। विज्ञान में ऐसा है कि टोटल 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन का जो केमिकल नेम है
वो अमीनो एसिड है। तो 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 14 प्रकार के अमीनो एसिड मस्ट इसेंशियल है ह्यूमन बॉडी के अच्छे ग्रोथ के लिए, और वो 14 प्रकार के प्रोटीन किसी केवल दाल से पूरे नहीं होते हैं। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमें न केवल दाल ही नहीं, हमें नॉन वेजिटेरियन भी होना चाहिए, हमें अंडे भी खाना चाहिए, मीट भी खाना चाहिए, दालें भी खाना चाहिए, और मोटे अनाज खाना चाहिए। इसके बाद आता है वसा। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी मीन्स दूध से बने हुए, अगर आप दूध प्रतिदिन ½ लीटर लेते हैं, आधा लीटर लेते हैं, तो दूध चूंकि वो बच्चों का संपूर्ण भोजन कहा गया है, तो वो सभी के लिए संपूर्ण भोजन है। दूध में अधिक से अधिक पोषक तत्व बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उसमें जो एक हेल्दी लिपिड है जिसे कहते हैं वसा, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और एक साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन का 90% हिस्सा वसा है, लिपिड। तो लिपिड ऐसा नहीं है, और आज के वर्तमान में लिपिड वसा ही सबसे बिगड़ा हुआ, वसा का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसको हम लोग कहते हैं, नाम मैं उसको भूल रहा हूं, वसा ही सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जितने भी मोटे लोग हैं उनमें जो मोटे हैं उनमें चर्बी होती है, और वही चर्बी मुख्य रूप से हमारे मधुमेह का कारण होती है। बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं सर। हाँ, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्रेन के लिए काफी इसेंशियल होता है, लेकिन ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो चाहे वो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इस पर अगर कंट्रोल करना है तो डेली फिजिकल एक्टिविटी आपको इसेंशियल होती है। तो वसा जो है, जो सबसे अच्छी वसा पाई जाती है, वो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छे से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी ऑयल, तेल पाए जाते हैं, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो कोकोनट का तेल है, जो हम अपने भोजन में शामिल करते हैं, वो वसा का अच्छा माध्यम है। और ये एक पिरामिड के रूप में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं जब फ्यूचर में मौका मिलेगा, कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स की। जिस प्रकार से वाहन को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का ईंधन होता है। जब तक हमें ईंधन नहीं मिलेगा और डेली टू डेली और समय समय पर, तब तक हमारा शरीर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है। हर एक स्पीड एक्टिविटी के लिए, जो भी तेज मूवमेंट की एक्टिविटी होती है, उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होता है ये कार्बोहाइड्रेट ही। जब कोई आता है तो एथलीट स्पीड या स्प्रिंट करके आता है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तुरंत ईंधन की जरूरत है। उसका ईंधन क्या हो रहा है? तेजी से समाप्त हो रहा है, जबकि उसके शरीर में वसा एक ऑलरेडी स्टोर ईंधन के रूप में है, लेकिन वसा इतनी आसानी से उसको तुरंत नहीं मिल पाती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है। मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य रूप से चावल, जो हम चावल अपने नियमित भोजन में लेते हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आलू, चुकंदर, इन सब में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हम व्हीट रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इसमें भी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका विटामिन्स। अगर ये बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ खाना चाहिए, तो हमें फल और सब्जियां खाना चाहिए। भोजन में इसका सबसे ज़्यादा महत्व है, और वर्तमान समय में और ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि इस कोरोना काल में हमें अपना इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप करना है। हर तरह से हमें इम्यून होना है, और इम्यूनिटी के लिए विटामिन्स बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग प्रकार की विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, ये सभी का अपना एक महत्व है। अगर हम विटामिन ए लेना चाहते हैं तो हमें गाजर यूज करना है, जिससे हमारे आँख की रोशनी बनती है। इसी तरीके से जो जितने विटामिन्स हैं वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से एक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं।
और इसके बाद आता है खनिज लवण। जितने भी मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज और ड्राई फ्रूट्स, मोटे अनाज और ड्राई फ्रूट्स में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। इसलिए हमें मोटे अनाज और ड्राई फ्रूट्स अपने भोजन में थोड़ा थोड़ा शामिल करना चाहिए। खनिज लवण हमारे शरीर के विकास में, कोशिकाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कोशिकाओं में जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें खनिज लवण के कई तत्व होते हैं जो हमें उस कोशिका के विकास में मदद करते हैं। और मस्ट, सबसे मस्ट मेरा मानना है जल। जल, शुद्ध जल और नियमित अंतराल पर, क्योंकि जल इस शरीर का 70% हिस्सा जल है। हमारे शरीर में इतनी सख्त हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसमें सब कुछ में अगर औसत निकाला जाए तो 70% जल है। बाकी उसके अतिरिक्त में सब प्रोटीन है, कैल्शियम है, फैट है, अदर चीजें हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में क्या है? जल। तो हमें नियमित रूप से शुद्ध जल और समय समय पर, ऐसा नहीं है कि हमें प्यास लगे, शरीर को अगर प्यास लगी जा रही है तो उसका नुकसान हो रहा है। उस नुकसान होने से पहले आपको समय समय पर, और जैसा मैंने कहा है एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार, अगर हर 2 घंटे पे आप नियमित पानी पी रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन वो एक रूटीन होना चाहिए, ये नहीं है कि आप एक दिन पी लो। अगर आप सुबह 9 बजे भोजन करते हैं तो 9 बजे ही भोजन करना है। शाम को 9 बजे करते हैं तो 9 बजे ही करना है, 8 बजे नहीं करना है, 10 बजे नहीं करना है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक का एक प्रेजेंटेशन है, उसको भी अगर कभी मौका मिला तो मैं प्रेजेंट करूंगा। और ये सभी पोषक तत्वों से युक्त, ये सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन अगर आप लेते हैं, और मोर स्पेशली सबसे डेंजर, अभी मैं आपको बेनिफिशियल पोषक तत्व बता रहा था, अब आपको खतरनाक पोषक तत्व बताने जा रहा हूं। पिज्जा, बर्गर और सैंडविच, और सर ने 2-4 और नाम बताए थे जिसको मैं थोड़ा कम पसंद करता हूं, मैं उनको जानना नहीं पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, एक बिना प्रॉब्लम युक्त अपनी लाइफ चाहते हैं, अपना एक मजबूत जीवन चाहते हैं, सशक्त जीवन चाहते हैं, तो ये आपको प्रण करना होगा कि इन सब चीजों से दूरी आपको बनानी होगी। अगर आप इनसे दूरी बना सकते हैं, इन पोषक तत्व, मैं इन्हें पोषक तत्व ही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पॉपुलेशन के काफी, जनसंख्या के काफी लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस पोषक तत्व को लेने में। तो इससे दूरी बनाइए आप लोग, जितने भी फास्ट फूड है उससे दूरी बनाएं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। बढ़िया धर्मेंद्र जी सर को। हेलो, हाँ जी जी सुमंगल जी, बहुत अच्छे से आपने बताया और इतनी अच्छी विस्तृत जानकारी दी, और बच्चों को बताया कि भाई मेरा भी एक इसमें ये है कि जो भी मौसमी फल और सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, बच्चे उसको ज्यादा से ज्यादा खाएं। और ये जंक फूड जितने भी बताए हैं, इनका क्या क्या नुकसान है, इन सब का वो सेवन ना करें। उसके अलावा अगर और किसी छात्रा का कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो वो पूछ सकती हैं। हमारे आज के वेबिनार के जो वक्ता हैं श्री शिवमंगल जी, उन्होंने बहुत ही विस्तार से प्रशिक्षण भी बताया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से अपना बचाव करें, और उसके साथ साथ खान पान में क्या क्या चीजें रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब तक आपका शरीर सुरक्षित नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, और तो आप में आत्मबल नहीं आएगा। तो आत्मबल और शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है अपनी आत्मरक्षा के लिए, तभी आप गलत का विरोध कर पाएंगे। तो अगर किसी छात्रा का कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? और जितनी भी छात्राएं जुड़ी हुई हैं, अतिथि और रिया राजे, आशी बुंदेला, कोई क्वेश्चंस है आपका अतिथि? नहीं? नो सर।
प्रिया, सब नो कुछ सर। पता चल गया आपको? सब कुछ अच्छे से समझ आया? सर ने जितनी भी जानकारी आपको दी, कोई क्वेश्चंस नहीं है? यस सर। चलिए Yes, ठीक sir. है। तो अभी एक और प्रशिक्षण शाम को 5 बजे होगा ऑनलाइन। उसमें भी उम्मीद करते हैं कि सभी छात्राएं उपस्थित रहेंगी और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं शिवमंगल जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे महाविद्यालय को दिया, आए और इतने अच्छे से हमारे महाविद्यालय परिवार की छात्राओं को ये सारी जानकारियां दी कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सकती हैं और क्या-क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, कौन-कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरह की कंडीशंस में उनको किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। तो इसके लिए मैं हृदय से महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत आभार सर और बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो जो है आपको आभार ज्ञापित करते हुए वेबिनार को समाप्त करने का अनुरोध करें। जी डॉक्टर शिवमंगल यादव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर महाविद्यालय परिवार के एवं छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान से अवगत कराए और उन्हें अपनी सेल्फ मतलब सुरक्षा के बारे में और कुछ खान पान के बारे में बताए। मैं सर से एक बार और सहयोग चाहूँगा कि वो महाविद्यालय परिवार में एक बार और आकर छात्र छात्राओं को खान पान के संबंध में जानकारी दें, जिससे कि वो शारीरिक विकास में सहायक हो सके और जो आजकल कोरोना काल चल रहा है उसमें उनकी शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो सके। और इस सब के साथ ही डॉक्टर शिवमंगल जी का एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय देकर हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। जी सर शिवमंगल जी, मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि कल हम एक और कराएंगे इसी क्रम में, तो पोषण के ऊपर कराएंगे उसी पे। तो आप जो है अगर आपके पास समय हो तो कल जो है हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को कल थोड़ा सा समय निकाल कर आप पोषण से संबंधित जानकारियां और क्या-क्या चीजें उन्हें लेनी चाहिए चार्ट के माध्यम से और पीपीटी के माध्यम से हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को अपने ज्ञान से अभिभूत जरूर कराएं। मेरा यह आपसे विशेष अनुरोध है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद महाविद्यालय परिवार की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से भी सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वेबिनार में जुड़े। कल फिर मिलेंगे हम 11:30 इसी समय पर एक नए विषय के साथ और आज शाम को प्रशिक्षण के लिए 5 बजे फिर क्लास 5 बजे। तो सभी छात्राएं जो है उसमें आवश्यक रूप से जुड़े जिन्होंने भी अपने नाम उसमें रजिस्टर्ड कराए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मंगल जी। थैंक यू सर।